बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 12 कार्बन सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। कार्बन सीरीज़ चल रही है और इसका पार्ट 9 जो है वो हम करने जा रहे हैं, स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। पार्ट 9 स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। स्ट्रक्चर वर्ड को समझ लीजिए, जब भी ये वर्ड आए तो समझ जाइएगा, इसका मतलब होता है बॉडी शेप, किसी भी चीज़ का जिस्म, उसकी शेप कैसी है, सर्कुलर है, ट्रायंगुलर है, ठीक है। और कंपोजिशन ये भी उसके अंदर आ जाता है, यानी कि वो किन चीज़ों से मिल के बना है। अगर हम कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बिल्डिंग, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि जब आपसे पूछा जाए एक बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बताइए, तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि बिल्डिंग की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्या है और कितने रूम्स हैं उसके अंदर, ये रूम्स कहाँ कहाँ पर हैं, इनकी लोकेशन क्या है, बिल्डिंग की शेप कैसी है, साइज़ कैसा है, वॉल्यूम कैसा है। ये सारे सवालों के जवाब एक ही वर्ड के अंदर है, इसको स्ट्रक्चर कहते हैं। अब डायमंड के स्ट्रक्चर की बात की जा रही है तो इसके में दो मतलब हैं इसके। एक तो ये कि फिज़िकल अपीयरेंस, फिज़िकल अपीयरेंस का मतलब होता है ज़ाहिरी शक्ल जो हमें नज़र आ रही है डायमंड की, वो कैसी है। दूसरा, अंदर से अगर हम देखें पार्टिकल लेवल पे अरेंजमेंट जो है वो कैसी है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स अंदर जो अरेंज हुए हुए हैं वहाँ पर क्या मामला है उसका, मतलब उनकी ज्योमेट्री क्या है, ये मतलब। तो फिज़िकल अपीयरेंस जो है, अगर हम डायमंड की बात करें, फिज़िकली दिखने में कैसा लगता है, क्या डायमंड जो है वो स्क्वायर्ड शेप्ड है, क्या डायमंड जो है वो ट्रायंगुलर शेप्ड है, किस शक्ल का है डायमंड। तो इस बात को ये मैं बता देता हूँ, डायमंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल। डायमंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल है। क्रिस्टलाइन शेप है इसकी, क्रिस्टलाइन शेप है। क्रिस्टल किसको कहते हैं, पहले भी ये बात बताई थी। क्रिस्टल का मतलब होता है एनी ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल का मतलब है एनी ज्योमेट्रिकल शेप, ज्योमेट्रिकल शेप इसको कहा जाता है। तो जब भी हम क्रिस्टल कहते हैं कि क्रिस्टल है ये, या ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, तो आप समझ जाइए कि उसकी ज्योमेट्रिकल शेप, उसकी शेप जो है वो ज्योमेट्रिकल है, यानी कि या तो सर्कुलर है, या तो फिर वो रेक्टेंगुलर है, या फिर वो स्क्वायर्ड शेप में है, या फिर वो ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल है। तो ये बात समझ, ऑक्टा का मतलब है 8, हेड्रल वर्ड निकला है हेड्रोन से, हेड्रोन का मतलब है फेस। समझ में आ रही है बात? अब यहाँ पर एक बुनियादी चीज़ को ज़रा समझ लीजिएगा, ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास होते क्या हैं। ज्योमेट्री में दो चीज़ें होती हैं, एक तो शेप्स होती हैं और दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये शेप्स जो हैं वो ड्रॉ होती हैं किसके ऊपर, पेपर पे। ये जैसे बोर्ड है, इसके ऊपर भी ड्रॉ हो जाएगी, पेपर पे भी ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। पेपर पे या बोर्ड पे जो शेप्स आप बना सकते हैं उनको ज्योमेट्री में स्टडी किया जाता है। जैसे कि आपने डॉट बना लिया, ये लाइन बना ली, 4 लाइंस को मिला के ये रेक्टेंगल बना लिया, और 4 लाइंस को इस तरह से मिला के ये स्क्वायर बना लिया, और 3 लाइंस को इस तरह से मिला के आपने ट्रायंगल बना लिया। ये जो सारे काम कर रहे हैं आप पेपर पे कर रहे हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं, ऑब्जेक्ट्स, अब ज़रा ऑब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स जो है ना हमारे पास, वो 3D होते हैं, यानी कि उनकी लंबाई भी होती है, उनकी चौड़ाई भी होती है,
और उनकी ऊंचाई भी होती है। 3D होते हैं, 3 डायमेंशंस में। तो ज्योमेट्री में हम उनको भी डिस्कस करते हैं। जैसे कि इस मार्कर की ज्योमेट्री की बात करें तो ये 2 किस्म की ज्योमेट्रीज हो गई। ज्योमेट्री की 2 क्लासें हो गई। एक वो क्लास जो कि शेप से रिलेटेड है, जो पेपर पे आप ड्रॉ कर रहे हैं वो, और दूसरी क्लास वो जो कि ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, उनकी शेप, उनकी लंबाई, उनकी चौड़ाई, उनकी ऊंचाई। जैसे कि ये मार्कर की ज्योमेट्री अगर पूछूं तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? इसमें हमारे पास साइलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाता है, साइलेंड्रिकल स्फेयर आ जाता है इसके अंदर। इसमें मैंने सर्किल कहा है, सर्किल याद रहे कि सर्किल ड्रॉ होता है पेपर के ऊपर, जैसे ये मैंने ड्रॉ कर दिया, या बोर्ड के ऊपर, ये सर्किल है। स्फेयर जो होता है वो गोल चीज़ होती है, एक ऑब्जेक्ट होता है, कोई ड्राइंग नहीं होती। स्फेरिकल या स्फेयर गोल चीज़ होती है। साइलेंडर भी एक चीज़ होती है, ठीक है, इस तरह की, इस तरह की। ये सारी तफसीलात बताने का मकसद आपको ये है ताकि आपको ज़रा पिक्चर क्लियर हो कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। डायमंड जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ये बात याद रखिएगा। मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट 3D होते हैं, 3 डायमेंशन होती हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट्स का वजूद जो है वो 3 अतराफ में बिखरा हुआ होता है, लंबाई में, चौड़ाई में और ऊंचाई में। अब ये जो सरफेस है, बोर्ड है, ये 2D है। ये जो शेप्स या ड्राइंग जो आप करते हैं पेपर पे या बोर्ड पे, ये क्या है? ये 2D है। इसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होती हैं, या तो यहाँ पर लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी, थिकनेस नहीं होगी सरफेसिस के ऊपर, क्योंकि पेपर जो है बेसिकली एक सरफेस है। समझ में आ गई बात आपको? और ये बोर्ड भी जो है ये भी एक सरफेस है। तो सरफेसिस 2D होती हैं, ये बात जहन में रहे। अब जब 2D की बात हो गई और 3D की भी बात हो गई, तो डायमंड के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो 3 डायमेंशनल इसका स्ट्रक्चर होगा, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि इसके जो, क्योंकि डायमंड जो है वो कार्बन के एटम्स से मिलकर बना है, तो इसके कार्बन के जो एटम्स हैं वो एग्जैक्टली वो 3 दिशाओं में या 3 डायमेंशंस में या 3 अतराफ में इसके जो है वो एटम्स बिखरे हुए होंगे। यहाँ पर आपको अपने इमेजिनेशन पावर को थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास भी ये बोर्ड है, मैं इसमें 2 डायमेंशंस ही बना सकता हूँ, यानी कि 2 अतराफ में मैं आपको कार्बन के एटम्स जो है वो बिखरे हुए दिखा सकता हूँ, तीसरे नहीं बता। यहाँ मैं आपको ऑब्जेक्ट दिखा सकता हूँ, अपने इमेजिन को यूज़ आपको करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिसकी मदद से मैं आपको इस वक्त दिखा सकूँ, लेकिन बहरहाल वो तो बात की बात है, अभी कुछ और ज़रूरी चीज़ें हैं जो कि बतानी है। इसी तरह पॉलीगॉन होता है, पॉलीगॉन, पॉली का मतलब होता है मैनी, गॉन का मतलब होता है कॉर्नर्स। तो यहाँ पर ये पॉलीगॉन है। अब ये याद रहे कि जब कॉर्नर्स की आप बात करते हैं ना, ठीक है, साइड्स की, गॉन का मतलब साइड्स, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पर ये ट्राइंगल है, इसकी 3 साइड्स हैं, एक ये रही, ये रही, ये रही। तो एक चीज़ है साइड, दूसरी चीज़ है फेस, इसमें फ़र्क रखिएगा। गॉन का मतलब है साइड और हेड्रॉन इसका मतलब है फेस। समझ आ गई बात? इसका मतलब है हेड्रॉन का फेस। ऑक्टाहेड्रल, 8 फेसेस वाला जो है वो डायमंड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके 8 फेसेस हैं। अब मेरे लिए मुश्किल हो रही है आपको समझाना, बहरहाल अगर इसकी एनिमेशन आप देखना चाहें तो आपको 8 फेसेस इसके बाकायदा नज़र आएंगे। एक ये ऊपर होता है, फिर ये एक फेस है, फिर ये एक फेस है, फिर ये एक फेस है। इस तरह से मैंने कहा ना, ये बोर्ड जो है ये 2D है, 2 डायमेंशनल है। तो मैं फिर आपको यहाँ पर सिर्फ यही दिखा सकता हूँ, एक फेस इसका ये है। तो ये 8 फेसेस जो हैं वो मिलते हैं, तब जाके ये जो है वो डायमंड बनता है। इसको हम कहते हैं ऑक्टाहेड्रल, 8 फेसेस इसके होते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि एक फेस अगर इसका लें आप, एक फेस, तो एक फेस जो है वो 2D होता है। एक फेस जो है इसका 2D होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँ, ये एक फेस हो गया। इसके साथ में एक दूसरी बुक ले लेता हूँ ताकि आपको कुछ तो आइडिया हो जाए।
क्या है, ऑक्टाहेड्रल, 8 फेसेस हैं। एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, इसी के साथ एक फेस और लग गया, इसी के साथ एक फेस और लग गया, इसी के साथ एक फेस और लग गया, इसी के साथ ये ऊपर भी एक फेस आ गया, और इसी के साथ नीचे जो है वो ऐसे भी एक फेस आ गया, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इस तरह से। तो ये एक टॉप पे एक फेस आ गया, फिर ये एक फेस आ गया, फिर ये साइड में एक फेस आ गया, फिर इस जगह पे एक फेस आ गया, इस जगह पे एक फेस आ गया। आप चाहें तो 4 फेस इसमें और डाल लें इस तरह से, यूं करके, और नीचे की तरफ, क्योंकि लंबा भी होता है ना डायमंड यहाँ पर भी, तो इस तरह से 8 फेस इसके बनते हैं। अब एक फेस अगर मैं इसको कह रहा हूँ, इसको मुलायजा कर लें हम, ये एक फेस क्या एक सरफेस नहीं है? बिल्कुल है। और सरफेस जो है अभी मैंने बताया, ये बोर्ड भी क्या है, ये भी तो एक सरफेस है। पेपर क्या है, वो भी एक सरफेस है। और सरफेस का मैंने बताया 2D है, 2 डायमेंशनल। मतलब एक फेस जो है वो 2D है, 2 डायमेंशन, लंबाई और चौड़ाई वहाँ पर आपको एक फेस में नज़र आएगी। फिर ये दूसरा फेस जो लगेगा इसके साथ, फिर ये तीसरा फेस जो लगेगा इसके साथ, ये भी 2D है। फिर ये ऊपर भी एक फेस लगेगा। तो इस तरह से 8 फेस जो है वो मिलेंगे, तब जाके डायमंड जो है वो बनता है। तो इसका मतलब 2D 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 2D। समझ में आ गई बात? अब ये तो ऑक्टाहेड्रल का मैंने आपको एक ओवरव्यू देने की कोशिश की है। और मैं अब ये पॉलीगॉन की अगर हम बात करें, ये साइड्स हैं, ये वाली, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ये ड्राइंग से रिलेटेड है, ये 2 डायमेंशनल पिक्चर्स से रिलेटेड है। समझ आ गई बात? तो हेड्रॉन और गॉन, इसमें फ़र्क रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। अब एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं यूनिट सेल। यूनिट सेल, ज़रा इसको भी समझ लें आप, ये यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल, क्योंकि इसको भी आपने समझना ज़रूरी है। ये यूनिट सेल क्या होता है? ये एक ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट, स्मॉल ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसी तरह के स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जब आपस में मिलते हैं तो एक बड़ा ऑब्जेक्ट बनता है। मिसाल के तौर पर एक वॉल को ले लीजिए। वॉल के अंदर ये जो ब्रिक्स हैं, ये जो ब्रिक्स हैं, नज़र आ रही हैं आपको ये ब्रिक्स, ये ब्रिक्स क्या है? ये यूनिट सेल, ये यूनिट सेल है। अब एक ब्रिक आप इसमें से निकाल लें, क्या उस एक ब्रिक की लंबाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या उस एक ब्रिक की चौड़ाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या उस एक ब्रिक की ऊंचाई या थिकनेस या मोटाई नहीं है? बिल्कुल है। इसकी लेंथ भी है, इसकी जो है वो ब्रेड्थ भी है, और इसकी हाइट भी है। तीनों चीज़ें हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। क्यों? क्योंकि ये ब्रिक जो है ये एक ऑब्जेक्ट है, ये 3D है, 3D। अब इसको लेते हैं वॉल को। क्या वॉल जो है पूरी की पूरी, उसकी क्या लंबाई नहीं है? बिल्कुल है। क्या चौड़ाई नहीं है वॉल की? बिल्कुल है। क्या ऊंचाई नहीं है वॉल की? बिल्कुल है। क्यों? वॉल जो है एक ऑब्जेक्ट है, वॉल 3D है। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन्होंने ये मिली हैं आपस में, तो फिर उसके बाद क्या बनी? ये वॉल बनी है। तो ये जो ब्रिक है, इसको हम कहेंगे यूनिट सेल, स्मॉल ऑब्जेक्ट। वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर, विच आर सेम, जो एक जैसे हैं, जैसे कि ब्रिक्स हैं एक जैसी हैं, विच आर सिमिलर, एंड व्हेन कंबाइन, और जब वो आपस में मिलें, मेक बिग थिंग, मेक बिग थिंग। और जब वो आपस में मिलें तो यूनिट सेल क्या है? स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विच आर सिमिलर, और वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। एंड व्हेन कंबाइन, और जब वो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स यूनिट सेल आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं? मेक बिग थिंग, बड़ी चीज़ बनाते हैं। बट बी केयरफुल, वेट 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 वेट, बड़ी चीज़ तो ये भी है, बड़ी चीज़ तो ये डस्टर भी है, बड़ी चीज़ तो मोटरसाइकिल भी है, बड़ी चीज़ तो जहाज़ भी है।
इस बात का ध्यान रहे कि क्रिस्टल का कॉन्सेप्ट मत भूलिएगा। ये जो यूनिट सेल होगा ये कोई ना कोई क्रिस्टल होगा, मतलब इसकी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी इस यूनिट सेल की जी। इरेगुलर शेप नहीं होगा, या तो ये यूनिट सेल जो है वो ट्रायंगुलर इन शेप्ड होगा, या तो ये रेक्टेंगुलर इन शेप्ड होगा, या सर्कुलर इन शेप्ड होगा, या स्फेरिकल इन शेप होगा, साइलेंड्रिकल इन शेप होगा। कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप जो है इस यूनिट सेल की लाजमी होगी। और जब इस यूनिट सेल की कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी तो इससे इन यूनिट सेल्स से मिलके बनने वाली जो चीज़ होगी उसकी भी कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप होगी। यानी कि यूनिट सेल भी एक क्रिस्टल है, छोटा क्रिस्टल और बड़ा क्रिस्टल, वो जो ऑब्जेक्ट है। अब ज़रा डायमंड को देखें, इसको हम एक बड़ा क्रिस्टल कह सकते हैं, इसके अंदर भी यूनिट सेल है। अब डायमंड वॉल के अंदर तो यूनिट सेल ब्रिक्स से मैंने समझाया है, लेकिन डायमंड के अंदर तो ब्रिक्स नहीं है ना। डायमंड के अंदर क्या है? डायमंड में कार्बन के एटम्स हैं। तो वहाँ पर क्योंकि डायमंड को जब हम कह रहे हैं कि डायमंड जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, डायमंड एक क्रिस्टल है और बिल्कुल है ऑक्टाहेड्रल है, तो यकीनन उसका भी तो कोई यूनिट सेल होगा, क्योंकि हर क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट का कोई ना कोई यूनिट सेल लाजमी होता है। डायमंड का ऑक्टाहेड्रल शेप्ड होती है, डायमंड की ऑक्टाहेड्रल शेप्ड, यानी कि 8 फेसेस वाली इसकी शेप बनती है, ज्योमेट्रिकल शेप होती है ये ऑक्टाहेड्रल। अब हमें ये देखना है कि इसके अंदर जो है वो इस डायमंड के अंदर जो यूनिट सेल है, क्या उसकी उस यूनिट सेल की जो है उसकी भी ज्योमेट्रिकल शेप ऑक्टाहेड्रल होगी? नहीं, उसकी यूनिट सेल की, इसका जो यूनिट सेल होगा उसकी ज्योमेट्रिकल शेप है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्रा का मतलब होता है 4। यहां पर 4 फेसेस जो है इसके बनेंगे। अब कैसे बनेंगे, इसके लिए अब आपको अपना इमेजिन यूज करना पड़ेगा। मैं बताऊंगा कैसे, लेकिन 4 फेसेस इसके कैसे बने इस यूनिट सेल के, और यही यूनिट सेल टेट्राहेड्रल 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 वाले यूनिट सेल्स आपस में मिले हैं तो ऑक्टाहेड्रल शेप का ये डायमंड बना है। समझ में आ रही है बात? जिस तरह ब्रिक्स मिली हैं आपस में तो वॉल बनी, इसी तरह ये टेट्राहेड्रल यूनिट्स, टेट्राहेड्रल जो है यूनिट सेल्स मिले हैं तो क्या बना है? ऑक्टाहेड्रल शेप डायमंड बना। अब यहां पर ये टेट्राहेड्रल का मतलब 4 साइड्स, 4 फेसेस। अब ये 4 फेसेस वाला जो यूनिट सेल बन रहा है ये यकीनन कार्बन के एटम्स बना रहे हैं। तो कितने कार्बन के एटम्स? 5 कार्बन के एटम्स। कितने? 5, FIVE, 5 कार्बन एटम्स। अब आप सोच रहे होंगे ये 5 कार्बन एटम्स जो हैं वो कैसे मिले होंगे कि ये जो है वो टेट्राहेड्रल यूनिट सेल बना होगा? सोचने की बात है ना। ये 4 फेसेस कैसे बने होंगे? तो ये समझिए, 5 पहले एक कार्बन का एटम ले लेते हैं, ठीक है, वो मैं यहाँ रखता हूँ, ये रख। दूसरा कार्बन का एटम मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। तीसरा कार्बन का एटम मैं यहाँ रख देता हूँ। चौथा कार्बन का एटम मैं यहाँ रख देता हूँ। अब एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक है। अब मेरे हाथ भी 2 हैं और ये फेस, ये सरफेस भी 2D है, बड़ा मुश्किल है थोड़ा समझाना। लेकिन कोन आइसक्रीम खाई है आपने? कोन आइसक्रीम, हाँ, उसकी शेप याद है आपको थोड़ी थोड़ी? कोन आइसक्रीम एग्जैक्टली यहाँ पर ये टेट्राहेड्रल इस तरह का होता है। लेकिन कोन आइसक्रीम तो बिल्कुल कोन की शक्ल की हो जाती है ना, ये बिल्कुल कोन की शक्ल की नहीं होगी। तो एक ये कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, एक कार्बन ऐसा होगा जो यहाँ पर होगा, इस जगह ऊपर होगा। अब मेरे साथ ज़रा इमेजिन अपना एक्टिव करें, ये देख लें आप, पिक्चर लेनी तो लेना, बस इस पर बात ख़त्म करेंगे, मेरे साथ इमेजिन करें। देखें, ये कार्बन का एटम मैं यहाँ रख रहा हूँ, दूसरा यहाँ रखा, तीसरा यहाँ रखा, चौथा यहाँ रखा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक इनके ऊपर ऐसे टांग दिया, जैसे फानूस नहीं टंगा हुआ होता छत पे, ऐसे ये टांग दिया। अब ये ऊपर वाला कार्बन का एटम इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यही वाला ऊपर का कार्बन का एटम इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा,
यही ऊपर वाला कार्बन का एटम इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा और यही ऊपर वाला कार्बन का एटम इसके साथ भी बॉन्ड बनाएगा। इसके अलावा ये जो 1 2 3 4 कार्बन के एटम है ये भी आपस में बॉन्ड बनाएंगे। तो इन 4 को पहले मैं बना लेता हूँ। ये रहे, इसने बॉन्ड बनाया आपस में, इसने बनाया, इसने बनाया, इसने बनाया, और फिर इन चारों ने इस 5वें के साथ भी बॉन्ड बनाया। ये यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, इस तरह का। तो ये इस तरह की इसकी जो है वो शेप बन गई ये। और इस तरह से कार्बन के एटम्स जब मिले हैं आपस में तो पता है कितने फेसेस बने? 4 फेसेस बने। और ये यूनिट सेल है डायमंड का, टेट्राहेड्रल यूनिट सेल। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि यही टेट्राहेड्रल यूनिट सेल्स जब आपस में मिलते हैं तो उससे जो डायमंड की शक्ल बनती है वो टेट्राहेड्रल नहीं बनती, वो ऑक्टाहेड्रल बनती है। 8 फेसेस वाला डायमंड बनता है। अब इनकी अरेंजमेंट जिस तरह से हुई है वो एक अलग टॉपिक है, मुझे लगता है उसके लिए तो अलग से ही वीडियो बनानी पड़ेगी। बहरहाल इतना आपके लिए काफ़ी है। और इसमें कौन सी बात की गई है? और तो ऐसी कोई ख़ास इसमें बात नहीं की गई। हाँ, ये सब कुछ हो गया, ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली गई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और एक नज़र डाल लेता हूँ भाई कुछ रह तो नहीं गया इसमें बताने के लिए। मैं भूल ही गया कि इसमें चल क्या कह रहा था। हाँ, ये भी हो गया। हाँ, बॉन्ड लेंथ यहाँ पर उसने बताया। एक और चीज़ भी बताई, कार्बन डायमंड जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये बात तो मैं समझा चुका हूँ। एक और चीज़ जो बॉन्ड लेंथ है ज़रा उसको भी समझ लीजिए। आखिरी बात है, वीडियो थोड़ी बड़ी हो गई लेकिन मजबूरी है, ये बड़े डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। ये क्रिस्टलोग्राफी कहलाती है, बहुत बड़ी फील्ड है। अगर आप क्रिस्टलोग्राफर बनना चाहते हैं तो ये भी आप अपनी लाइफ में बन सकते हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में तो खैर उसकी कोई डिमांड होगी नहीं, क्योंकि R&D या रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी पे पाकिस्तान में इतना काम कहाँ होता है। बहरहाल यहाँ पर एक कार्बन और दूसरे कार्बन एटम के दरमियान जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम। एक कार्बन और दूसरे कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड लेंथ ये है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये A जो है ये एंगस्ट्रॉम है, और ये है क्या? ये यूनिट है, यूनिट ऑफ लेंथ है, ये भी लेंथ का यूनिट है। जैसे कि हमारे पास लेंथ के यूनिट किलोमीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है। ये सारे यूनिट डिस्टेंस को या लेंथ को मेजर करते हैं। पार्टिकल्स की दुनिया में अगर आप जाएं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इसकी दुनिया में अगर आप जाएं और वहाँ आप लेंथ की बात करेंगे तो एक स्पेशल यूनिट है जिसको एंगस्ट्रॉम कहा जाता है। और मेरी मालूमात के मुताबिक 1 एंगस्ट्रॉम जो है वो 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अगर गलती वगैरह कोई हो इसके अंदर तो मुझे भाई कमेंट में बता दीजिएगा, कोई इशू नहीं, मैं सॉरी करके इसको डिस्क्रिप्शन में क्लियर कर दूंगा। तो एक कार्बन से दूसरे कार्बन एटम के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इतना है, ठीक है। और क्या बात की गई है इसके अंदर? आखिरी बात, बॉन्ड एनर्जी जो है, बॉन्ड एनर्जी, इसको भी ज़रा देख लीजिए। बॉन्ड एनर्जी, इस कार्बन और कार्बन के एटम ने एक दूसरे को जो जकड़ रखा है, पकड़ रखा है आपस में, तो वो एनर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता ना। तो ये 347 किलो जूल्स पर मोल, 347 किलो जूल्स पर मोल, इतनी एनर्जी से ये बॉन्ड एनर्जी है। यानी कि जो इसको अगर आपने ब्रेक करना है ना, कार्बन और कार्बन के एटम को ब्रेक करना है आपस में, तो आपको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 347 किलो जूल्स पर मोल। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी है, बहुत ज़्यादा एनर्जी है, ठीक है भाई। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड हो गया। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट को समझने के लिए इस वीडियो का देखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खैर ये तो मैं अगली वीडियो में बात करूँगा, ऑब्वियस ही बात है, ये वीडियो तो आप देख ही रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।